हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 तक देखे थे और पेज नंबर 54 तक कवर किए थे। इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 152 से। और ये जो है बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है, जो 20 से 25 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उस सारे क्वेश्चन का एक सीरीज है। जो लोग भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो 69th बीपीएससी दे रहे हैं या बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो जो लोग नहीं खरीदे हैं बुक, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाएं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा या लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था? ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ये तिलक के द्वारा कहा गया था। तिलक जो थे एक उग्रवाद विचारधारा के नेता थे। ठीक है, और इस अधिवेशन में उन्होंने उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में वापस मतलब फिर से क्या हुआ, कांग्रेस में वापसी हुई, क्योंकि 1907 में सूरत सेशन में ये गर्म दल और नरम दल में बंट चुके थे। एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ और यहीं पे उग्रवाद विचार के जो लोग थे वो भी पार्टिसिपेट किए। तो कह सकते हैं कि जो उग्रवाद विचार के जो लोग थे 1916 में कांग्रेस में फिर से सम्मिलित हुआ, जो दो गुटों में बंट गया था सूरत सेशन 1907 में। तो इस 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन को, जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया था, उस अधिवेशन को लखनऊ समझौता के भी नाम से जानते हैं या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि जो 1906 के आसपास जो मुस्लिम लीग बना था, तो सोचा था मिल के हम लोग लड़ाई लड़े। तो दोनों का जो मिलन हुआ था वो कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। किसके सहयोग से? तो ये एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ था। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन रिपीट है, 153 नंबर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों ने पुनः कांग्रेस में वापसी हुई और तिलक एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 154 नंबर। इसमें कहा जा रहा है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो भारतीय क्रांति की जननी है जो है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। तो सही आंसर 154 का डी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन है, मैडम कामा का जन्म 24 दिसंबर 1861 को हुआ था। उसके पिता मतलब माता पिता एक पारसी थे। उनके पिता का नाम हुआ करता था सोराबजी प्रेमजी पटेल। उनका शादी हुआ था रुस्तम के कामा से हुआ था, जो एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में सेवा की। उसके बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन जो बौद्धिक थे उसके लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। ठीक है, यह झंडा कलकत्ता झंडा या कलकत्ता फ्लैग का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां के नाम से भी जानते हैं या मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 155 नंबर। इसमें कहा जा रहा है मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया गया था? तो यह फहराया गया था स्टुटगार्ट में। रिपीट क्वेश्चन है 156 नंबर। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट में सही आंसर हो गया इसका डी। अगला क्वेश्चन है 157 नंबर। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये संस्थापक हुआ करते थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। सही आंसर हो गया इसका ए। इसका एक्सप्लेनेशन है कि फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ये क्वेश्चन अक्सर बीपीएससी में पूछा जाता है, ये 2019 में पूछा भी गया। ठीक है, इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी।
यहाँ से एक जो समाचार पत्र यहाँ से जारी किया गया था, उस समाचार पत्र का नाम हुआ करता था सोशियोलॉजिस्ट। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 158 नंबर। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विविधता की घोषणा कर दी गई। मतलब कि अब जो होगा स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होगा। इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के भिन्न क्षेत्रों में बंगभंग विरोधी आंदोलन का औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। ये दोनों डेट आप लोग को याद रखना है कि कब लिया गया था निर्णय। तो निर्णय लिया गया था 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया था कि बंगाल विभाजन होगा और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हो गया। 159 नंबर, इसमें कहा जा रहा है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो ये रद्द किया गया था 1911 में। तो सही आंसर इसका ए हो गया। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उसके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं हम लोग। और जो दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करने का घोषणा किया था। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया था। तो भारत का राजधानी दिल्ली का ट्रांसफर किया गया था 1911 में। घोषणा के अनुसार बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी तथा सिलहट को उसे जोड़ दिया गया। क्वेश्चन है 160 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य हुआ करता था स्वशासन सुनिश्चित करना। तो सही आंसर 160 का हो गया बी। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है, देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि कांग्रेस ने स्वराज संबंधित प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की। वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है 161 नंबर। इसमें कहा जा रहा है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये शुरू हुई थी, देखिए उपयुक्त में से सभी के कारण है। तो देखिए कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। ठीक है, विभाजन जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा 1907 में सूरत सेशन में अलग हो गए थे गर्म दल नरम दल। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते तब अच्छे से समझ में आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन एक प्रमुख कारण नरमपंथी का अपना रणनीति, क्योंकि वहाँ पे जब हुआ करता था दो तरह के लोग हुआ करते थे, एक नरमपंथी एक गर्मपंथी। तो दोनों का अपना अपना विचारधारा था। ठीक है, उद्देश्य और आम जनता के साथ रख पाने में असफल होना। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथियों, देखिए बेसिकली जो नरमपंथी थे वो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते थे। जो गर्मपंथी नेता थे वो जो थे वो गांव वगैरह से बिलोंग करते थे। तो नरमपंथी राजनीतिक घटनाओं के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों से ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गर्मपंथी सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गर्मपंथी के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उसके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप क्या हुआ, इतने जब विचारधाराओं में डिफरेंसेस आने लगे तब फाइनली 1907 में सूरत सेशन में कांग्रेस जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक गर्म दल एक नरम दल। 162 नंबर क्वेश्चन है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा था? तो यह लिखा गया था W हंटर के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी। यह अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया था, यह कहा गया था, ये कह सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि W हंटर ने अपनी पुस्तक
द इंडियन मुस्लिम में लिखा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। ठीक है, तो ये W हंटर के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है 163 नंबर। इसमें कहा जा रहा है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो ये किया गया था 1924 में। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका नाम है HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम थोड़ा आप लोग याद रख लीजिएगा, सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। इस सब का महत्वपूर्ण भूमिका था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन करने में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। देखिए क्वेश्चन का हम लोग ऑलरेडी उधर चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो है आंसर दिया हुआ है 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था। ठीक है, और अगस्त में ये लागू कर दिया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इनकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई को, कुछ स्रोत के अनुसार 19 या 20 जुलाई है, 1905 को की गई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में जो फैल रहे थे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन फाइनली जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की घोषणा की। डेट आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 16 अक्टूबर है या 16 अगस्त है। ठीक है, ये कंफर्म थोड़ा कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हमको थोड़ा डॉट है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी थी। क्वेश्चन है 165 नंबर। इसमें कहा जा रहा है, कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो ये थे उधम सिंह। ठीक है, सही आंसर हो गया बी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। इसमें है कि कर्जन वायली की हत्या जो हुआ था 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर कर दिया था। इनका जो है सही आंसर ये नहीं मदन लाल ढींगरा है, क्योंकि उधम सिंह ने तो जनरल डायर का ना हत्या किया था। तो ये सही क्या है आंसर? मदन लाल ढींगरा। चलिए माफी चाहते हैं गलती के लिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कर्जन वायली की हत्या जो हुआ था 1 जुलाई 1909 को लंदन में कर दिया गया था। मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर हत्या कर दिया गया। वायली भारत मंत्री में एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 166 नंबर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। मतलब जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और यही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार जो भारत सरकार अधिनियम आया था यही एक आधार बना था 1919 में जो नियम आया था। और 1909 में जो आया था उसका नाम क्या था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं हम थोड़ा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का जो है आधार बना था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था, जो 1935 में हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 167 नंबर। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला जो कि 1893-94 में प्रकाशित किया गया था। 1893-94 में प्रकाशित किया गया था। सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो ये जो किया गया था अरबिंदो घोष के द्वारा किया गया था, जो एक धर्म दल के नेता थे। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के सक्षम ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरबिंदो घोष ने अपनी लेख श्रृंखला में न्यू लैम्प फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो ये दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह को, ये दोनों को फांसी की सजा हुई थी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1905 को उत्तर रेलवे लखनऊ सहारनपुर जो संभाग के
के बगल में एक जगह है जिसका नाम है काकोड़ी। 8 डॉन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था। यह घटना काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से प्रसिद्ध है। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर दिया गया। ये डेटा याद रखिएगा, काकोरी कांड में 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन लाल, राजेंद्र लिहाड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से फरार हो गए। तो 69 नंबर इसमें कहा जा रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेता में एक थे, कौन थे? तो ये थे भगत सिंह भी थे इसमें, ठीक है। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का मतलब जो है स्थगित में आया। स्थगित कुछ समय के लिए समाप्त हो गया। सॉरी, इस टाइम में जो हुआ था, जो काकोरी कांड हो गया था, जो इस ग्रुपों के द्वारा दिया गया था, तो जो उस टाइम में इफेक्ट था इसका, थोड़ा दिन के लिए ये नरम पड़ गए थे। किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह और जो है भगवती चंद्र बोहड़ा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया है, ठीक है। मतलब HRA चेंज हो गया क्या चीज़ में? HSRA में। अगला क्वेश्चन है 170 नंबर, निम्नलिखित पंक्ति को किसने लिखा? सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये लिखा गया था बिस्मिल के द्वारा। देखिए, एक राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो अलग है और ये बिस्मिल जो है अलग है। इनका जो नाम है बिस्मिल अजीमाबादी नाम है इनका, ठीक है। इनका ओरिजिनल नाम है सैयद शाह मोहम्मद हसन करके इनका नाम हुआ करता था। तो इसका पहले आंसर देख लीजिए आप, इसका सही आंसर है बिस्मिल। तो इसमें जो कहा गया है कि उपयुक्त गज़ल की पंक्ति शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिन्हा गांव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी और वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ़ार की पत्रिका सबा में ये छापी गई थी, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल और ये बिस्मिल अजीमाबादी दोनों अलग अलग लोग हैं, तो इसको मिला मत दीजिएगा आप लोग। देखिए 171 नंबर यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो देखिए यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल दिया हुआ है, तो ये नहीं है, वो बिस्मिल अजीमाबादी है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है 172 नंबर, इसमें कहा जा रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो देखिए ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये नारा लिखा गया था, लेकिन पहली बार नारा के रूप में जो इसको उपयोग किया था भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह, सी। इनकलाब जिंदाबाद की रचना सुप्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार नारे के रूप में प्रयोग जो इसको किया था वो भगत सिंह के द्वारा किया गया था और इन्होंने ही चर्चित बनाया था। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका। ये डेट जितने भी देख रहे हैं उसको याद रखिएगा। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। फिर बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अन्य सदस्य को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। 1918 में पूछा गया है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो भगत सिंह थे 21 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। 174 का बी आंसर हो गया। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने, ये डेट यहाँ याद रखिएगा, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था।
अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में कुल 19 समिति होने का प्रमाण मिलते हैं। जो है अनुशीलन समिति सबसे फेमस समिति हुआ करता था। इसका जो ब्रांच फैले हुए थे मिदानपुर, ढाका, पटना, कलकत्ता वगैरह में इसका स्थापित किया गया था। तो इसमें अगर हम लोग मिदानपुर की बात करें तो इसका स्थापना 1902 में किया गया था। इसके स्थापक कौन थे? ज्ञानेंद्र नाथ बसु थे। ढाका में किया गया था 1906 में पुलिन बिहारी दास के द्वारा। कलकत्ता में 2 जगह किया गया था, एक मार्च 1902 में किया गया, एक 1902 में किया गया। तो मार्च 1902 में सतीश चंद्र बसु थे, ठीक है, और ये शेखर उपाध्याय के पुस्तक के अनुसार। और 1902 वाला में जो थे इस टाइम में प्रमनाथ मित्र थे, अध्यक्ष थे। जतीन्द्रनाथ बनर्जी बाधा जतीन के नाम से जानते थे। बद्रीनाथ घोष सुमित सरकार के अनुसार, ये अलग अलग बुकों का नाम है, उनके अनुसार ये दिया गया है। यहाँ पे कुछ और समिति है जो स्थापित किया गया था उस टाइम में। 1902 में सरल घोषणा का अखाड़ा नाम के समिति का स्थापना किया गया था। फिर 1902 में कुछ युवकों के द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन किया गया था। बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 में युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन किया गया था। ये जो थे, जो अभी अनुशीलन समिति पढ़ रहे थे, उन्हीं का एक न्यूज़पेपर था युगांतर। हेमचंद्र कानूगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। ये नाम याद रखिएगा। हेमचंद्र कानूनगो जो थे कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी भी थे और बम बनाने में ये माहिर थे। देखिए इसका और भी शाखा था, खुला हुआ था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा, ठीक है। पटना में भी, पटना वाला तो आपको याद ही रखना है अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो। ईयर भी पूछ सकता है कि सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा पटना में कब अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किया गया था। ये वर्ष 1913 का टाइम था जब सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा पटना में एक अनुशीलन समिति का एक शाखा का गठन किया गया था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। नंबर क्वेश्चन है कि चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन के द्वारा। सही आंसर ए हो गया। चटगांव या चिटगांव के नाम से जानते हैं। चटगांव या चिटगांव शस्त्रागार धाबे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी और इसकी स्थापना किया गया था। इनके सदस्य में जो थे अनंत सिंह थे, अंबिका चक्रवर्ती थे, लोकीनाथ थे, प्रीति लता वाडेकर थे, गणेश घोष थे, कल्पना दत्त थे, आनंद गुप्त थे, टेगरा बल थे, सब प्रमुख सदस्य हुआ करते थे। 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूरसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्य ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियार पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्य और नेता के बीच संघर्ष हुआ जिसमें 80 सैनिक 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है 178 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है चटगांव शस्त्रागार धाबे से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है सूर्यसेन। सही आंसर हो गया इसका बी। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पीछे देखे ही थे। अगला क्वेश्चन है 179 नंबर। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया गया था अरविंदो घोष के द्वारा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंदो घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि वंदे मातरम किताब किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है अरविंदो घोष के द्वारा। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं तब तक उसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। 180 नंबर। इसमें कहा जा रहा है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो गया। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नाम की एक संस्था का स्थापना हुआ था। इस संस्था ने गदर नाम से एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम क्या हो गया? गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। और भी अन्य सदस्य की अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें जो है रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल हसन, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह, पंडित काशी, ये प्रमुख सदस्य हुआ करते थे गदर पार्टी के।
गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, मतलब प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, जो 1914-15 के आसपास स्टार्ट हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 ईस्वी में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय के प्रहरियों को झकझोर कर रख दिया, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह संकट भारत के हितों में है। इनके लिए एक मौका है कि इस मौका का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत के लोकमान्य तिलक ने, एनी बेसेंट, उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी का स्थापना हुई थी यूएसए में। सही आंसर हो गया बी। गदर पार्टी का स्थापना 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका में किया गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित है। इसे अमेरिका एवं कनाडा में रहकर भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था। जो रह रहे थे पहले से अमेरिका और कनाडा में, उन दोनों के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1900। अब देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते तब समझ में आएगा कि वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीतिक में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल का उदय हुआ। साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ, मतलब इस सबका उदय हुआ। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेता, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष, ये सब बिलोंग करते थे गर्म दल से। अलग लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? ये तो वही पीछे में जो क्वेश्चन था वही है। इसका कहना किसका कहना था? ये बाल गंगाधर तिलक का कहना था। अगला देखिए क्या है, 185 नंबर। इसमें कह रहा स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। कि प्रसिद्ध शूद्र की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। तो सही आंसर इसका बी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सी राजगोपालाचारी की मान्यता थी कि स्वराज जन समान हेतु होना चाहिए, मतलब सबके लिए होना चाहिए, न कि केवल कुलीन और अभिभाज्य वर्ग हेतु। ठीक है। कह रहा है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था CR दास के द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो गया। तो ये सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे और इसका जो एक्सप्लेनेशन है इस साइड है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियन के लेखक जो थे ये चित्तरंजन दास, जिनको CR दास नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो हम लोग आज का सेशन जो है क्वेश्चन नंबर 186 पर ही ख़त्म करते हैं और पेज नंबर कितना है? 59 है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं 59 या 60 नंबर पेज नंबर से। तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग PPSC ऑनलाइन अकेडमी। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में।